नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आप सभी का अपने इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आईपीसी जो कि क्रिमिनल लॉ का अगर कहें कि यहां ये परिभाषित किया जाएगा कि अपराध कहते किसे हैं, इसके लिए पनिशमेंट कितनी है, इससे रिलेटेड जो प्रोसेस आएगा वो सीआरपीसी में आएगा, लेकिन उसके संबंधित सारे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इन सारी चीजों की चर्चा इस आईपीसी के लेक्चर सीरीज में होगी। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं AR + MR = CR से। ये कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। 16 अगस्त 2000 को जब प्रोफेसर अखिलेंद्र पांडे सर पहली बार क्रिमिनल लॉ की क्लास में आए तो उन्होंने ये कोटेशन नोट किया AR + MR = CR। तो उस समय सामने की बेंच पे बैठे हुए मैंने ये स्टेटमेंट कह दिया, उनसे कमेंट कर दिया कि जिस केमिस्ट्री से पीछा छुड़ा के आए थे वो केमिस्ट्री यहां भी आ गई। उन्होंने कहा ये केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ का वो बेस है जिसके ऊपर पूरी क्रिमिनल लॉ की इमारत खड़ी है। और वास्तव में आईपीसी में जितनी भी नॉलेज वहां से मिली, सर से मिली है, उसी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने तक रखने की कोशिश करूंगा। ये पूरी लेक्चर सीरीज जिन किताबों के ऊपर बेस होगी उसमें सबसे बेहतरीन जो नाम है वो है केडी गौर सर। केडी गौर सर की जो टेक्स्ट बुक है ये मेन बेस होगा इस लेक्चर सीरीज का। इसके साथ ही इसमें चंद्रशेखरन पिल्लई सर के द्वारा लिखी गई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, प्रोफेसर SN मिश्रा के द्वारा लिखा गया जो क्रिमिनल लॉ का टेक्स्ट बुक है, ये आपकी PSA पिल्लई के द्वारा लिखी गई क्रिमिनल लॉ, और केसेस एंड मटेरियल बाय केडी गौर, इन चारों ही किताबों को बेस करके ये लेक्चर सीरीज प्रिपेयर की। उम्मीद करता हूं कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों का आंसर दे पाऊंगा अपनी इस लेक्चर सीरीज में। इसका पूरा मॉडल क्या है, यहां पर ये पहला लेक्चर है एक्टस रियस + मेंस rea = क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। इसके बाद आने वाले दिनों में शाम 5:30 पे 5:30 बजे शाम को सेक्शन नंबर 76 से, जहां से जनरल एक्सेप्शन शुरू होते हैं, वहां से जितनी ज्यादा संख्या में हो सके, ज्यादातर कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको कम से कम एक टॉपिक पे लेक्चर जरूर मिल जाए क्रिमिनल लॉ के, और इसे एक टाइम बाउंड तरीके से नवंबर के लास्ट वीक के पहले समाप्त करने की योजना बनाई। शुरू करते हैं आईपीसी की इस लेक्चर सीरीज को, और इसका पहला टॉपिक है AR + MR = CR। यहां पे डिस्कस क्या क्या करना है, यहां डिस्कस करेंगे कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर देखेंगे कि एक्टस रियस की डिफिनीशन क्या है, और आईपीसी के विद्वानों का एक कहना है कि एक्टस रियस में भी एक छिपी हुई मेंस rea होती है। वो क्या होती है? हम ये जानते हैं कि दो चीजें जरूरी होती हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक आपका एक्ट जरूरी होता है, दूसरी आपकी मेंस rea गिल्टी माइंड जरूरी होती है। लेकिन विद्वानों ने यह माना है कि जब आपका एक्ट होता है इसमें भी एक छिपी हुई हिडन मेंस rea होती है, और वो हिडन मेंस rea भी आपको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए काफी है। तो वो कैसे निकालते हैं वो हिडन जो आपकी मेंस rea है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर ये एक्टस रियस से डिपेंड करता है। जब आप आईपीसी की फुल एनालिसिस देखते हैं तो वहां आपको ये दिखाई देगा कि ये एक्टस रियस कभी टाइम पे डिपेंड करेगा, ये एक्टस रियस कभी प्लेस को डिस्कस करता हुआ नजर आएगा, कभी कंसेंट ऑफ पार्टी की बात करेगा, कभी विक्टिम के माइंड सेट की बात करेगा, कभी जो है वो केवल पोजीशन की बात को डिस्कस करता हुआ नजर आएगा। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ये डिस्कस करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर आते हैं कि मेंस rea किसे कहते हैं, इस पर एक इलस्ट्रेशन के सहारे से अपनी बात शुरू करूंगा। फिर एक जो प्रिंसिपल है इंग्लिश लॉ का, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट rea, आखिर इसकी मतलब क्या है, और इंग्लैंड में स्टार्टिंग में क्या ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ करता था या नहीं। इसके बाद किस तरीके से इंग्लिश कॉमन लॉ में ये प्रिंसिपल आगे बढ़ के आता है, और आज ये
इंग्लैंड के अगर कहें प्रिंसिपल्स में सबसे बेसिक प्रिंसिपल या कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ। इसके बाद आते हैं कि मेंशरिया इंडियन पेनल कोड में क्या यूज की गई है। हमारे यहां अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे हमने मेंशरिया वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं करप्टली का इस्तेमाल किया है, कहीं वॉलंटरली का इस्तेमाल किया, कहीं रीजन टू बिलीव का इस्तेमाल किया, कहीं इंटेंशन का इस्तेमाल किया, नॉलेज का इस्तेमाल किया, ग्लैरेंटली का वर्ड इस्तेमाल किया, मैलिशियसली का वर्ड इस्तेमाल किया, निग्लिजेंट वर्ड इस्तेमाल किया। जो भी वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं किन किन सेक्शनों में है, मतलब क्या है, इन सारी चीजों को रखेंगे। इसके बाद आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले पोर्शन है कि इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव में अंतर क्या है। कब हम कहते हैं कि कैसे निकालेंगे किसी भी घटना से कि इसका इंटेंशन है और ये इसका मोटिव है। क्या अच्छा मोटिव क्रिमिनल पनिशमेंट को कम करता है, क्या बुरा मोटिव भले आपका काम जो है वो वैलिड है, क्या वो आपको क्रिमिनली लायबल बनाएगा, इन चीजों को देखते हैं। फिर जो सबसे एक क्वेश्चन बार बार उठता है कि क्या वाइकेरियस लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल का बेस क्या है, क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जो दूसरों के माध्यम से काम करते हैं ये कहा जाता है कि वो खुद काम करते हैं। तो इसका मतलब कि जो आप सिविल लॉ का ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, सिविल लॉ का है, टॉर्ट्स का जो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है वाइकेरियस लायबिलिटी, क्या ये क्रिमिनल फील्ड में भी लागू होता है। अब इसमें देखेंगे कि इंग्लैंड में जनरल कॉन्सेप्ट क्या है और जनरल कॉन्सेप्ट्स के एक्सेप्शन क्या है, और वाइकेरियस लायबिलिटी को भारत में इंडियन पेनल कोड में भी दो ऐसे सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल बनाते हैं। कौन कौन से वो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 154 एंड सेक्शन नंबर 155। क्या कहते हैं 154, 55, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आएंगे कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट साबित कौन करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके सर पे होगा। और जब आप वाइकेरियस लायबिलिटी के इस प्रिंसिपल को देखते हैं तो आईपीसी के साथ साथ इसमें फूड एडल्ट्रेशन को भी समझिए। इसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑफ मीजर्स एंड वेट्स एक्ट आता है, उसका क्या कहना है। इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर ये लेक्चर सीरीज, आज का ये लेक्चर चल रहा है। शुरू करते हैं। AR + MR इक्वल टू क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी CR। देखिए, अगर देखने से ऐसा लगता है कि ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। ये वो फॉर्मूला है जो ये निर्धारित करता है कि अगर आपके ऊपर किसी आपराधिक गतिविधि का, किसी क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा है, आपके ऊपर आरोप लगा, और अगर इन दोनों में से एक्टस रियस या साबित नहीं कर पाए या मेंशरिया नहीं साबित कर पाए तो आप क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। इसका मतलब कि इन दो चीजों का साबित किया जाना, और वो भी किस लेवल का, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कौन साबित करेगा, प्रोसिक्यूशन साबित करेगा। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी बनती है। यहां पर शुरुआत में थोड़ा एविडेंस से अगर कनेक्ट कर दें कि यहां दो वर्ड हमेशा क्रिमिनल एविडेंस एक्ट में यूज किए जाते हैं, बर्डन टू एस्टैब्लिश द केस एंड बर्डन ऑफ एविडेंस। तो बर्डन टू एस्टैब्लिश द केस की जहां बात आएगी वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होगी हमेशा, और ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को। कौन कौन सी चीजों को, एक्टस रियस को और मेंशरिया को। और बर्डन ऑफ एविडेंस की बात करें तो ये बदलता रहता है। अगर प्रोसिक्यूशन ने अपने साइड से सारी चीजों को साबित कर दिया तो ये बर्डन ऑफ एविडेंस चला जाएगा एक्यूज के ऊपर। हाँ, एक्यूज से जो साबित किया जाने की जो लेवल डिमांड की जाती है वो सिर्फ इतनी है कि वो प्रोसिक्यूशन की कहानी में लाइन खींच सके डाउट की, तो हम मान लेंगे कि वो अपनी लायबिलिटी को उसने पूरा कर दिया। तो इस मतलब कह लीजिए कि एक बर्डन टू एस्टैब्लिश द केस एंड बर्डन ऑफ एविडेंस, इसको और विस्तार से समझने के लिए मेरी एविडेंस लेक्चर सीरीज में 101 बर्डन ऑफ प्रूफ वाले लेक्चर पे जाएं, वहां ये बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दी गई। अब आइए कि एक्टस रियस किसे कहते हैं। तो मतलब अगर हम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी CR की बात करें, तो उसका जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है AR, मतलब एक्टस रियस। अब एक्टस रियस का मतलब है आपका एक्ट। अब इसको डिफाइन किया गया है, इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, और वो डेफिनेशन से ही एक कंफ्यूजन में निकल के आता है। क्या कहता है, ग्रैनविले विलियम्स स्टेटेड दैट रियस मस्ट बी टेकन as indicating the situation specified
in the actus reus as on that given any necessary mental element is forbidden by law. In other words, actus reus means the whole definition of crime with the exception of mental element, and is even includes a mental element in so far as that is contained in the definition of an act. अब समझिए कहना क्या चाहते हैं। एक्टस रियस को डिफाइन करते हुए ग्रैनविले विलियम्स का यह कहना है कि जब हम एक्टस रियस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्राइम के डिफिनीशन का होल डिफिनीशन, उसमें से अगर आप सीएमआर को हटा दीजिए, मतलब सीआर में से जब आप माइनस कर देते हैं एमआर को, तो जो बचता है उसे हम एक्टस रियस कहते हैं, एक्ट के रूप में देखते हैं, कोई एक्ट जिसे फॉरबिडन किया गया है लॉ के द्वारा। लेकिन यहां पर ग्रैनविले विलियम्स ने यह कहा कि इन ईच एंड एवरी एआर देयर इज ए इनहेरेंट मेंशरिया, वहां पर अपने आप में एक इनहेरेंट कह लीजिए मेंटल एलिमेंट शामिल होता है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, एक व्यक्ति जो अपने एक पेन को उछालते हुए, अपनी एक कलम को उछालते हुए सड़क पर जा रहा है, इस व्यक्ति का एक्ट। एक व्यक्ति जो तलवार को चारों दिशाओं में नचाते हुए सड़क पे जा रहा है, इस व्यक्ति का एक्ट। एक व्यक्ति, वहीं तीसरा अगर पर्सन देखिए, जो पता चलता है कि हैंड ग्रेनेड्स को उछालते हुए चल रहा है, ये तीनों एक्ट क्या दिखाएंगे? ये तीनों एक्ट ये बताने के लिए काफी है कि तीनों एक्ट के पीछे जो मेंटल एलिमेंट लगा हुआ है वो अलग अलग है। अगर आप अपनी व्हीकल को 120 की स्पीड पर 90 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो चाहे आप कितने भी केयर एंड कॉशियस के साथ क्यों न चल रहे हो, आपका ये एक्ट अपने आप में एक इनहेरेंट मेंटल कंडीशन को बता रहा है। क्या? कि आप जो पब्लिक सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप नहीं मान रहे हैं, उनको आप नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हाईवे पे नहीं है, अगर आप शहर के बीच में 180, 110, 150 या 80, 90 की स्पीड पे आप अगर व्हीकल को चला रहे हैं, तो भले एक्सीडेंट ना हो, लेकिन आपका ये एक्ट जो है एक इनहेरेंट मेंटल एलिमेंट की ओर इशारा कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि एवरी एक्टस रियस हैव ए मेंशरिया, इनहेरेंट मेंशरिया, उसके अंदर जो इंटरनल एक मेंशरिया पाई जाती है। अब आते हैं कि जो एक्टस रियस है ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब आप इंडियन पेनल कोड की फुल एनालिसिस को देखें तो वहां आपको दिखाई देगा कि कभी एक्टस रियस टाइम को हाईलाइट कर रहा है, कभी एक्टस रियस प्लेस की बात कर रहा है, कभी एक्टस रियस कंसेंट को हाईलाइट कर रहा है, कभी एक्टस रियस इंपॉर्टेंस दे रहा है पोजीशन को, किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन को, कभी एक्टस रियस इस ओर इशारा करता हुआ नजर आएगा कि विक्टिम का माइंडसेट क्या है। तो अलग अलग सिचुएशन में इसको देखते हैं कि आखिर ये कब टाइम पर, कब प्लेस पर, कब दोनों पर, और कैसे आगे किन किन फैक्टर्स को इस्टेब्लिश करता है। अब देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं वो प्लेस की करते हैं कि एक्टस रियस का प्लेस को हाईलाइट करिए। अब अगर प्लेस वाले में देखिए तो आप सेक्शन 441 से लेकर के 462 के जितने प्रोविजन आएंगे, 441 से लेकर के 462 तक के जितने प्रोविजन आएंगे, ये कहां से रिलेटेड होंगे? ये क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, इनसे रिलेटेड होंगे। और ये कहेंगे क्या? ये कहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहां आपका एक्ट क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस की बात करेगा। किस प्लेस की बात करेगा? हाउस की बात करेगा। अब यहां आईपीसी में हाउस वर्ड को भी डिफाइन किया जाएगा कि हाउस का मतलब क्या? जहां व्यक्ति रहता है, प्रॉपर्टी को कस्टडी, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी या कस्टडी के रूप में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, या कह लीजिए कि जहां पूजा का स्थान, पूजा स्थान के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी निर्माण, उसे हम हाउस के रूप में ले आएंगे। तो यहां इंपॉर्टेंस आपने किसको दी है? यहां प्लेस को दी है। तब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग नहीं मानी जाएगी जब तक वो हाउस के डिफिनीशन में नहीं आएगी, जब तक वो उस परिभाषा में उस प्लेस को हाईलाइट नहीं करेंगे। तो यहां एक्टस रियस जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है वो प्लेस है। अब आ जाइए, कब ये टाइम को डिस्कस करता है, कब टाइम को हाईलाइट करता है? सेकंड अगर देखिए तो वो टाइम की बात करेगा। अब टाइम में बताइए कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो।
टाइम का एग्जांपल है हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। नाइट का मतलब, अब इसको भी देखिए कि इंडियन पेनल कोड नाइट को भी डिफाइन करता है कि यहां हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, अगर आपने हाउस ब्रेकिंग का काम किया है, अगर आपने क्रिमिनल ट्रेसपास का काम किया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की है। नाइट का मतलब सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त हो जाने के बाद और सूर्योदय के पहले तक अगर ये काम हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वहां आपकी जो सजा है वो पनिशमेंट इनहांस कर दी गई है, इनहांस पनिशमेंट है। तो यहां एक्टस रियस हाईलाइट किस चीज को कर रहा है? यहां एक्टस रियस हाईलाइट कर रहा है टाइम को। अब इन दोनों को मिला के भी आप देख सकते हैं, जब आप हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहते हैं तो आपको दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। पहले आपको प्लेस की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, आपका एक्टस रियस ऐसे जगह पे होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जो हाउस को ब्रेक करने का हो। दूसरी बात है ऐसे समय पे होना चाहिए जो नाइट की डिफिनीशन में आता हो, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले हो। नंबर थर्ड आ जाइए कि कब ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है या कहीं ये पर्सन को हाईलाइट करता है। अब अगर पर्सन की बात करें तो जो किडनैपिंग के जितने प्रोविजन आएंगे, किडनैपिंग और एब्डक्शन की जहां बात आएगी, किडनैपिंग की बात आएगी, एब्डक्शन की बात आएगी, तो यहां पर आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? एक व्यक्ति को दे रहे हैं, पर्सन को दे रहे हैं जो कि एक निश्चित एज से छोटा है। अगर लड़की की बात करें, फीमेल की बात करें तो 18 साल से कम, और अगर लड़कों की बात करें तो 16 साल से कम। जब हम सेक्शन 359 से ऑनवर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं, किडनैपिंग कितने तरह की होती है, लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग कैसे होती है, एब्डक्शन क्या होता है, तो इन सारी जगहों पर आपने हाईलाइट किसको किया है? पर्सन को हाईलाइट किया है। और फिर आगे कहीं कहीं ये एक्टस रियस इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या पर्सन की कंसेंट है, क्या जो व्यक्ति जिसके साथ ये ऑफेंस किया गया है वो ऑफेंस है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर्सन की कंसेंट है या नहीं। अब इसका एग्जांपल आप जानते हैं, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रेप, कि जहां वो आपका किया गया काम रेप की परिभाषा में आएगा ही नहीं अगर दूसरे पार्टी की ओर से कंसेंट ली गई है। तो अगर कंसेंट की डिफिनिशन, कंसेंट को हाईलाइट करते हुए देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि एक्टस रियस कभी कभी कंसेंट को भी हाईलाइट करता है या उसको कंसेंट्रेट करता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कहता है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ विक्टिम। एक्टस रियस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ विक्टिम, इसको भी हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा। कब? ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, डेथ, ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, और दूसरा कह लीजिए किसी भी पर्सन को उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के हर्ट का डर दिखाकर, या कह लीजिए कि डेथ का डर दिखा करके जब आप रेप करते हैं, या किसी महिला को यह विश्वास दिलाते हैं कि वो लॉफुली मैरिड है, और यह विश्वास दिलाकर जब उसके साथ रेप की एक्टिविटी की जाती है, तो वहां पर आप किसको हाईलाइट कर रहे हैं? उस विक्टिम के स्टेट ऑफ माइंड को, कि वो अपने साथ फिजिकल रिलेशन के लिए इसलिए तैयार हो जाती है कि आपने उसे विश्वास दिला दिया है कि वो आपसे लीगली वेडेड है। तो यहां पर आप हाईलाइट कर रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड को विक्टिम के। फिर आ जाइए, फिर जो छठवां फैक्टर भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी ये हाईलाइट करता है पजेशन। अब पजेशन के लिए क्या आएगा? अब पजेशन के लिए अगर आप देखें तो यहां पर काफी सेक्शंस हैं। अगर सेक्शंस को देखते जाइए तो 410 से लेकर के 412 के जो प्रोविजंस हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का सामान आपके कब्जे में है, तो चोरी का सामान आपके कब्जे में है और आप इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो याद रखिएगा यहां इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन 1 भी लागू हो जाएगा। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगी, या तो आप चोर हैं या आप जानते हुए इस सामान को रखे हुए हैं, आप जानते हैं कि यह सामान चोरी का है, आप उसके साथ संव्यवहार करते हैं, इस बात की प्रिजम्पशन की जाएगी। तो यहां इंपॉर्टेंस क्या है? यहां इंपॉर्टेंस एक्टस रियस में हमने किया है पजेशन को लेकर, कि अगर आपके पास ऐसा सामान मिलता है जो चोरी का है तो हम पहली प्रिजम्पशन ये करके चलेंगे, ये एक्टस रियस काफी होगा दिखाने के लिए कि आपकी लायबिलिटी क्या है, आप क्रिमिनल लायबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। फिर इसमें और भी सेक्शंस हैं जहां पे सर्टेन थिंग्स का पोजीशन अगर आपके पास है तो उसे भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और ये सेक्शंस हैं सेक्शन 233,
235, 257, 242, 243, 259, 266। यहां कुछ विशेष वस्तुओं के पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अगर आपके पास मिलते हैं तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर एक्टस रियस हाईलाइट करता हुआ कभी कभी नजर आएगा प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन को कहां कहां करेगा? प्रिपरेशन को देखिए, स्टेट से रिलेटेड जो ऑफेंस आएंगे और दूसरी बात डकैती की जो तैयारी की बात आएगी, वहां पर सिर्फ आपकी तैयारी, सिर्फ आपकी जो एक्टिविटी है ये काफी होगी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाने के लिए या एक्टस रियस को पूरी तरह इस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहां एक्टस रियस इस्टैब्लिश करता हुआ नजर आएगा किसको? प्रिपरेशन को। सेक्शंस कौन कौन से हैं? सेक्शन 122 है, 126 है, ये दोनों आपके स्टेट रिलेटेड ऑफेंस में मिलेंगे। और इसके बाद सेक्शन 399 है। सेक्शन 399 को जब आप देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में आएगा और इसका मतलब आएगा कि डकैती की तैयारी करना। तो आप ऊपर से देखिए कि एक्टस रियस किन किन चीजों को हाईलाइट करता है। कभी एक्टस रियस प्लेस को हाईलाइट करेगा, कभी टाइम पे डिपेंड करेगा, कभी पर्सन की बात करेगा, कभी कंसेंट को हाईलाइट करता नजर आएगा, कभी इस बात पे डिपेंड करेगा एक्टस रियस की विक्टिम का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। फिर आ जाइए कि कभी पोजीशन जो आपके पास मिलेगा सामान उससे निर्धारित किया जाएगा। और कभी जो है प्रिपरेशन को, जनरली प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, लेकिन कभी कभी प्रिपरेशन जब इतने खतरनाक चीजों की हो तो हम वहां से भी एक्टस रियस को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो इतनी चीजें रहेंगी आपके लिए एक्टस रियस को लेकर के। अब आते हैं कि मेंशरिया किसे कहते हैं। मेंशरिया को अगर देखिए तो मेंशरिया का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड। और गिल्टी माइंड ये सबसे एसेंशियल कंडीशन है जब आप क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। मतलब अगर एक्ट अगर हो भी गया और आप उसके साथ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेंशरिया आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि क्या एग्जांपल। एक व्यक्ति जो है वो सड़क से अपने रास्ते जा रहा है, जहां उसे जाना है वो उस मंजिल पे जा रहा है। एक आदमी हड़बड़ी में चलता हुआ आया और उसके पैर पे चढ़ गया। क्राउडेड सड़क है, एक आदमी जो अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, दूसरा आदमी हड़बड़ाते हुए आया और आकर के उसके पैर पे वो चढ़ गया। अब यहां पहले व्यक्ति का रिएक्शन क्या होगा? पहला व्यक्ति उसको ओवरलुक कर देगा। क्यों? क्योंकि अगले के साइड से ये बाय मिस्टेक हो गया है। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर एक तीसरा व्यक्ति जानबूझ करके आया और उसके पैर पे चढ़ जाए, तब क्या होगा? तब यहां कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो तीसरा पर्सन है उसने ये जो एक्ट किया है ये विलफुली किया है, उसके पीछे जो उसका इंटेंशन है वो रॉन्ग है, वो गिल्टी माइंड के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम इसी गिल्टी माइंड को मेंशरिया के रूप में देखते हैं। अब अगर हम इसको डिफिनीशन की बात करें कि ये आखिर आया कहां से, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जस्टिस को ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका क्या मतलब है कि जब तक कोई भी व्यक्ति कि आप मेंटल एलिमेंट को साबित नहीं करते, गिल्टी माइंड को साबित नहीं कर देते हैं, तब तक वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। टू द सर्मेंस ऑफ अगस्टीन एज रियम लिंगम नॉन फेसिट निसी मेंसरिया। पहले जो ये इस्तेमाल किया जाता था ये जो मैक्सिम है वो लिंगम नॉन फेसिट निसी मेंसरिया थी। इसके बाद अगर देखेंगे तो 12वीं सेंचुरी तक इंग्लिश लॉ में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अननोन तरीके से था, ये माना नहीं जाता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जब आप इंग्लैंड में इंसेप्शन को देखेंगे, शुरुआत को देखेंगे, तो शुरुआत में वहां का कॉन्सेप्ट था कि जो कुछ भी काम आपने किया है उस काम के सारे कॉन्सिक्वेंस के लिए आप लायबल माने जाते थे। सीधा मतलब जो वर्क से जितनी भी चीजें निकल के आ रही हैं, उस डीड से जितनी चीजें निकल के आ रही हैं, उसके लिए आप लायबल होते थे। इन इंग्लैंड at earlier time the liability was absolute. The law made men answerable for all the ills that their deeds may obviously bring upon their follows. The doer of the deed was responsible whether he acted innocently or negligently or inadvertently
बिकॉज ही वॉज द डूअर। जब आप इंसेप्शन को देखते हैं इंग्लिश लॉ के, तो वहां पर एक बात स्पष्ट करके चलिएगा कि वहां पर उस समय लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हुआ करती थी। वहां लाइबिलिटी उस समय एब्सोल्यूट हुआ करती थी। उस समय यह कॉन्सेप्ट काम नहीं करता था। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद से जैसे जैसे साइंस और सारी चीजों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, लॉ एंड मोरालिटी के भी डायमेंशंस बढ़े, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश होने लगा। और अगर आप लॉर्ड कैनॉन को देखेंगे तो लॉर्ड कैनॉन का ये कहना है कि ये मैक्सिम जो है ये नेचुरल लॉ, नेचुरल जस्टिस इन इंग्लैंड के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी है। एक तरीके से ये इंग्लैंड में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी है कि आपको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के गिल्टी माइंड को साबित करना होगा। अगर आप गिल्टी माइंड साबित नहीं कर पाते हैं तो आप उस व्यक्ति को क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगे सामान्य परिस्थितियों में। कुछ ऐसी जगहें हैं, स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे किडनैपिंग के केस में, वहां पर आपका माइंडसेट क्या है ये काम नहीं करेगा। वहां पर सिर्फ इतना काम करेगा कि अगर उस बच्ची की उम्र 16 साल 18 साल से कम है और लड़के की उम्र 16 साल से कम है तो वहां पर आप लायबल हो जाएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट केस आपको देखने को मिलेगी आर वर्सेस प्रिंस की। आइए फिलहाल अब आते हैं कि मेंशरिया आईपीसी में कहां कहां है। अब आईपीसी में अगर मेंशरिया की बात करें तो देखिए ये जो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है इसे आईपीसी में हमने जो का त्यों नहीं लिया है, इसे हमने अपने यहां उस तरीके से नहीं लागू किया। उसका कारण है आईपीसी में जब आप मेंशरिया को देखते हैं तो इसको दो तरह से डिस्कस किया गया है। एक तरफ जब आईपीसी की आप चर्चा करेंगे तो वहां सेक्शन 76 से 106 के अंदर जनरल एक्सेप्शंस आएंगे। अब आप जब जनरल एक्सेप्शंस को देखेंगे तो वहां याद रखिएगा कि यहां जितनी भी चीजें बताई गई, चाहे बाउंड बाई लॉ के एक्ट बताए गए, चाहे जस्टिफिएबल बाई लॉ के एक्ट बताया गया, चाहे एक्सीडेंट बताया गया, चाहे डोली इनकैपेक्स बताया गया, चाहे आप कह लीजिए कि लुनेटिज्म की बात की गई, चाहे इंटॉक्सिकेशन की बात की गई, चाहे कंसेंट की बात की गई, या कह लीजिए प्राइवेट डिफेंस की बात की गई, जितनी भी चीजें यहां एक्सेप्शंस के रूप में आई हैं ये निगेट कर देती हैं मेंशरिया को। ये कह देती है कि ऐसी एक्टिविटी में हम ये मान के चलेंगे कि मेंशरिया नहीं था। जब एक पर्सन जो है उस काम को करने के लिए बाउंड बाई लॉ है तो भले वो काम गलत हो जाए, ए को बी को अरेस्ट करना था लेकिन वो इस विश्वास में कि सी ही बी है, सी को अरेस्ट कर लेता है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। अगर देखेंगे तो एक्ट सीरियस के हिसाब से उसने गलत किया है, लेकिन सेक्शन 76 वहां मेंशरिया को निगेट कर देता है, माइनस कर देता है, इसलिए वहां क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एस्टैब्लिश की जाएगी। अब आइए सेकंड, दूसरे ओर जब आप इंडियन पेनल कोड को देखते हैं तो हमारे यहाँ ईच एंड एवरी ऑफेंसेस इज क्लियरली केयरफुली डिफाइंड। क्या डिफाइन किया गया है? सो एज टू इंक्लूड द प्रिसाइज इविल इंटेंट विच इज एसेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑफेंस। हमारे यहाँ जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं, चाहे आप अबेटमेंट का ऑफेंस देखिए, क्रिमिनल जो है कॉन्स्पिरेसी को देखिए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने को देखिए, राजद्रोह को देखिए 124 में, 153A को देखिए, 295A को देखिए, आप 299 300 में डिस्कस किए गए कल्पेबल होमिसाइड मर्डर को देखिए, उसके बाद एबॉर्शन को ले लीजिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, कन्फाइनमेंट, हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, जितने भी ऑफेंसेस को आप लेके चलेंगे इंडियन पेनल कोड में, सारे ऑफेंसेस को क्लियरली डिफाइन किया गया है और डिफरेंशिएट किया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि दो प्रोविजंस इतने इंटरमिक्सिंग है कि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करें। कंफ्यूजन आपके इंटरप्रिटेशन पे हो सकती है लेकिन प्रोविजंस में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखी गई है। तो हमने यहां पर मेंशरिया को ओपन डायमेंशन की तरह नहीं छोड़ा है, हमने डिफाइन कर दिया है कि हमें उस सेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या चीज को आपको साबित करना पड़ेगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया। और यहां पर हम मेंशरिया के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं आईपीसी में, कहीं हम वॉलंटरली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं रीजन टू बिलीव इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं डिसऑनेस्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं फ्रॉडुलेंटली यूज किया गया, कहीं करप्टली की बात की गई, कहीं मैलिग्नेंटली की बात की गई, कभी मैलिशियसली की बात की गई, और कभी रैश और निग्लिजेंस वर्ड भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे जैसे सेक्शंस में आएंगे वहां ये डिस्कस करते जाएंगे कि आखिर इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये कैसे पढ़े जाते हैं। अब आते हैं कि जब आप मेंशरिया को देखते हैं तो यहां पर तीन वर्ड्स बहुत कॉमन यूज किए जाते हैं। एक है आपका इंटेंशन, दूसरा है नॉलेज, और तीसरा है मोटिव।
पहले इसे देखते हैं कि आखिर इंटेंशन है क्या, नॉलेज है क्या, मोटिव है क्या, और फिर निकालेंगे कि किसी भी एक्ट से आप इंटेंशन कैसे निकालेंगे और मोटिव कैसे निकालेंगे। तो जब आप इंटेंशन को देखते हैं तो इंटेंशन है क्या? इंटेंशन मीन्स डिजायर टू अचीव ए सर्टेन पर्पज। आपका डिजायर एक सर्टेन पर्पज को अचीव करने का। इट इज द फोर नॉलेज ऑफ द एक्ट कपल्ड विद द डिजायर ऑफ इट। मतलब कहने का मतलब कि जब आप एक सर्टेन पर्पज को अचीव करना चाहते हैं, डेथ कॉज की आपने किसी व्यक्ति की, तो यहां पर इंटेंशन क्या है? मारना। तो यहां पर क्या है? ये हम इसको इंटेंशन के रूप में आए। अब नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज का मतलब है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। जब आप अपने काम के कॉन्सिक्वेंस को जानते हैं, आप जहर मिला रहे हैं खाने में, तो इतना तो आपको पता ही है कि इस जहर का क्या असर होगा, ये कॉन्सिक्वेंस तो आप जान ही रहे हैं। तो वहां हम बात करेंगे नॉलेज की। हो सकता है आपका डिजायर ना हो सकता है आपका डिजायर ना हो किसी व्यक्ति की मौत करने का, लेकिन आप इतने कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हैं। आप जब रैश और निग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, आप सेक्शन 299 और 300 को देखिए, वहां इंटेंशन वर्ड भी यूज किया गया है और वहां पर नॉलेज वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। तो नॉलेज का मतलब जब आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं अपने एक्ट के, तो हम कहते हैं कि ये नॉलेज की डिफिनीशन में आता है। अब मोटिव किसे कहते हैं? अब मोटिव का मतलब है अल्टीरियर ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन विलिंग। मतलब आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, फाइनल टारगेट क्या है, फाइनल आप कहां से उस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर कहां से हो रहे हैं, इस बात को डिस्कस करेगा मोटिव। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब डिफरेंशिएट करने के लिए इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल सालमंड ने दिया है। सालमंड का कहना है कि एवरी रॉन्गफुल एक्ट में रेज टू डिस्टिंक्ट क्वेश्चन। जितने भी रॉन्गफुल एक्ट होते हैं वो दो सवालों को खड़ा करते हैं। इन दो सवालों का आप आंसर दे दीजिए, आपको इंटेंशन मिल जाएगा और मोटिव मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड ही डू द एक्ट। उस व्यक्ति ने ये काम कैसे किया है? कैसे किया का मतलब कि वो इनोसेंटली किया है या निग्लिजेंटली किए हैं। मतलब आप कह लीजिए कि इनोसेंटली है, इसको आप अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि इनोसेंटली ना लिख करके आप ऐसे लिख दीजिए कि क्या ये एक्सीडेंटल है, या कह लीजिए कि एक्सीडेंटल ना होकर इंटेंशनल है। तो जब आप हाउ को पढ़ते हैं और आपका जवाब इंटेंशनल में आता है, इंटेंशन की बात आती है, मतलब उसका कह लीजिए कि उसकी विलिंग थी वहां पर, तो आप इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं इंटेंशन का। अब जब आप इंटेंशनल पे आ जाते हैं तो दूसरा सवाल उस जगह पे पूछिए, और ये दूसरा सवाल क्या होगा? व्हाई ही डू इट। उसने ये काम क्यों किया, व्हाई ही डू इट। अब इस व्हाई का जो जवाब आएगा, ये जवाब आपको मोटिव दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी की हत्या की थी, और यह हत्या करते हुए सी ने देख लिया था। इस कारण से ए को बी की हत्या के लिए सजा न मिले, इस कारण से ए ने सी की हत्या कर दी। तो अगर इंटेंशन की बात करें तो इंटेंशन क्या था? ए को मारना था, ए को सी को मारना था, ये इंटेंशन निकल के आ गया। जिस भी तरीके से किया वो कॉन्सिक्वेंस भी जानता है। अब अगर मोटिव की बात करें कि उसने ये हत्या क्यों की, इसलिए कि उसे अपने आप को बी के मर्डर में लायबिलिटी से बचाना था। ये क्या था? ये अल्टीरियर ऑब्जेक्ट था। इस बात के लिए मोटिव को निकालते हुए ये मोटिव की बात करेगा। अब आइए आगे, अब आते हैं उस प्रश्न पर कि क्या वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो ये कहता है क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जो दूसरों के माध्यम से काम करेंगे वो कहा जाएगा कि खुद काम करें। इसका मतलब कि आप जब टॉर्ट्स को देखेंगे, जब सिविल लॉ को देखेंगे, तो वहां तीन ऐसी सर्कमस्टांसेस आएंगी जहां पर एक व्यक्ति दूसरे के किए काम के लिए भी लायबल होता है। जब उन दो व्यक्तियों का रिश्ता जो है वो पार्टनर्स के रूप में हो, वो प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में हो, या मास्टर और सर्वेंट के रूप में हो। लेकिन सामान्यतः हम ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते हैं क्रिमिनल लॉ में।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं। इंग्लिश लॉ में भी इसके एक्सेप्शन है और भारत के अंतर्गत भी इंडियन पेनल कोड में भी दो ऐसे सेक्शंस बताए गए हैं जो वाइकेरियस लायबिलिटी को इस्टैब्लिश करते हैं। कौन कौन से हैं? पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल के दो एक्सेप्शन हैं। जनरल क्या कहता है? सामान्यतः कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के किए आपराधिक गतिविधि के लिए, क्रिमिनल एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन यहां दो एक्सेप्शन है। पहला कौन? पहला कहता है कि मास्टर इज वाइकेरियसली लायबल फॉर द लायबल पब्लिश्ड बाय हिज सर्वेंट। यहां जो लेवल वर्ड का यूज किया जा रहा है यह मानहानि से है। मानहानि को जब आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि दो तरीके हैं इंप्यूटेशन करने के। जब आपकी इंप्यूटेशन आंखों से रिलेटेड होती है, परमानेंट इन नेचर होती है, तो उसे हम लायबल कहते हैं। और जब आपकी इंप्यूटेशन कानों से रिलेटेड होती है, टेम्पोररी इन नेचर होती है, तो हम उसे स्लैंडर के रूप में कहते हैं। टॉर्ट में यहां डिफरेंशिएशन भी बताया गया है कि लायबल और स्लैंडर में क्या डिफरेंस है। वहां सालमंड और कह लीजिए कि सालमंड एक दूसरी परिभाषा को लेकर आते हैं, दूसरे विद्वान दूसरी ओर इशारा करते हैं। और इसमें यहां पर एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन वहां बताई गई है, चार ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब सिलेंडर को लायबल में चेंज कर दिया जाता है। तो यहां पहला एक्सेप्शन कहता है कि जब नौकर जो है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई डिफामेटरी इंप्यूटेशन कर रहा है, लायबल वर्ड लायबल कर रहा है, तो वहां पर उसका मास्टर भी कह लीजिए कि वाइकेरियस तरीके से लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इफ द मास्टर शोज इन हिज डिफेंस दैट द लायबल वाज पब्लिश्ड विदाउट हिज अथॉरिटी एंड विथ नो लैक ऑफ केयर ऑन हिज पार्ट, उसकी ओर से जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी उसकी ओर से कोई गलती नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई परमिशन इसमें नहीं है, वहां पर मास्टर सेव हो जाएंगे। तो पहला है जहां नौकर जो है किसी व्यक्ति को इंप्यूटेशन करते हैं, लायबल करते हैं, डिफेमेशन करते हैं। नंबर सेकंड जो एक्सेप्शन है वो कहता है पब्लिक न्यूसेंस कॉज्ड बाय द सर्वेंट। अब पब्लिक न्यूसेंस, अगर आपका सर्वेंट पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है तो इंग्लिश लॉ में एज ए मास्टर आप वाइकेरियसली लायबल हो जाएंगे। अब इंडियन पेनल कोड में आ जाइए। इंडियन पेनल कोड में भी देखेंगे तो सामान्य नियम यही है कि आप अपने किए काम के लिए जिम्मेवार होंगे, दूसरे के किए काम के लिए आपकी जिम्मेवारी नहीं बनेगी जब तक कि आप अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी से उससे एस्टैब्लिश जुड़े ना हो। लेकिन दो ऐसे सेक्शंस हैं जो वाइकेरियसली आपको लायबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं, इंपोज करते हैं। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 154, सेक्शन 155। अब देखिए 154 क्या कह रहा है? 154 कहता है whenever any unlawful assembly or riot, whenever any unlawful assembly or riot take place in the land of any person, the owner or the occupier of the land or any person having or claiming interest in the land is criminally liable if the agent or manager of the owner fails to take necessary action in reporting the matter to the police or to use lawful means to prevent, disperse or suppress such unlawful assembly or riot। मतलब क्या है 154 का? 154 कहता है कि किसी लैंड के ओनर के रूप में, किसी लैंड के ऑक्यूपायर के रूप में, किसी लैंड में इंटरेस्ट रखने के कारण आप लायबल हो जाएंगे। अगर आपके लैंड पर अनलॉफुल असेंबली होती है, अगर आपके लैंड पर रॉयट होता है और आप या आपका एजेंट इस बात की सूचना देने में फेल कर जाते हैं पुलिस को, या अपनी ओर से लॉफुल तरीके का इस्तेमाल करने में फेल कर जाते हैं, किसके लिए? कि इस अनलॉफुल असेंबली को प्रिवेंट किया जा सके, डिस्पर्स किया जा सके, सप्रेस किया जा सके, या उस रॉयट को सप्रेस किया जा सके, डिस्पर्स किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। मतलब 154 कहता है कि अगर आप लैंड के ओनर हैं, प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो आप ओनरशिप में जब आप राइट को बियर कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि यहां लायबिलिटी भी आपके सर पे आएगी। और लायबिलिटी क्या आएगी? भले आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, भले आप उसमें डायरेक्टली उसका हिस्सा ना हो, लेकिन फिर भी लॉ कहेगा कि आप लायबल होंगे। किन सर्कमस्टांस में? जब आपको जो करना था, आप कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते थे, आपने वो भी नहीं किया।
अपनी ओर से आप जितना प्रयास करना चाहिए था उस चीज को प्रिवेंट करने का, दबाने का, डिस्पर्स करने का, उस अनलॉफुल असेंबली या राइट को आपने नहीं किया, आप लायबल हो जाएंगे, वाइकेरियस लायबिलिटी आपके ऊपर इंपोज होगी 154 में। अब आइए 155 क्या कहता है। 155 ये कहता है who derived any benefit from such riot or from whose benefit it has been carried out। वो सारे व्यक्ति जो उस रॉयट से फायदा लेते हैं या जिनके लिए वो रॉयट किया गया है, कैरीड आउट किया जा रहा है, वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो भले सीन में हो ना हो, वो वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत वो भी लायबल होंगे। अब इसके अलावा क्या और भी कहीं कहीं ऐसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया है, तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अगर आपके पोजीशन में कोई शॉप है, अगर आपकी ओनरशिप में कोई शॉप है जहां पर इस तरीके का सामान मिल रहा है, तो भले आप वहां ना हो लेकिन आप लायबल होंगे। इसी तरह से स्टैंडर्ड ऑफ कह लीजिए कि इस एक्ट का नाम है स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। यहां पर भी जो बटखरे होते हैं, अगर ये उससे कम जितने 1 केजी के हैं, पता चला वो 750 ग्राम के ही हैं, अगर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आप ऑक्यूपायर हैं, आप ओनर हैं, तो आप भी ऐसे चीजों के लिए लायबल होंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया है। तो इतनी बातें रही आज के इस अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ इंडियन पेनल कोड लेक्चर सीरीज में AR + MR = CR क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईपीसी लेक्चर सीरीज की जो रियल जो शुरुआत होगी वो होगी सेक्शन नंबर 76 और सेक्शन नंबर 79 में डिस्कस किए गए। वहां एक कॉन्सेप्ट भी आता है, मिस्टेक ऑफ लॉ किसे कहते हैं और मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसे कहते हैं, बाउंड बाय लॉ किसे कहते हैं और जस्टिफाइड बाय लॉ किसे कहते हैं, कौन कौन सी केसेस वहां आती हैं। इन सारी चीजों को लेकर आपके सामने अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।